हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के एडवांटेज, ड्रॉबैक्स, इन सबको डिस्कस करा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जब इन दोनों कंपनीज के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार की जाती है तो हमें 4 स्टेप्स निकालने पड़ते हैं। 4 स्टेप्स दैट वी हैव टू कैलकुलेट। द फर्स्ट वन वाज नेटवर्थ, सेकंड वन वाज द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, थर्ड वन वाज द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड द फोर्थ वन वाज द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। और हमने ये भी डिस्कस करा था कि इन सबको कैसे निकाला जाता है। आज इन सभी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने। दो कंपनीज हमें दी हुई है, एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। एच लिमिटेड की शेयर कैपिटल हमें दी हुई है 10 लाख रुपीस, एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल हमें दी हुई है 4 लाख रुपीस। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व हमें दिया हुआ है 60,000 रुपीस और एस लिमिटेड का दिया हुआ है 24,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000 and 60,000, and then we have given the creditors and bills payable and the total is 12,95,000 and 6,20,000। इसके अलावा हमें दोनों कंपनीज की एसेट्स दी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख and 1,20,000, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख and 3 lakhs, गुडविल 60,000 and 40,000। एंड इंपॉर्टेंट आइटम, एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। यानी कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 30,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं और उनकी कॉस्ट है 3,10,000। तो एक बात तो तय हो गई कि एच लिमिटेड ने शेयर्स खरीदे हैं, तो होल्डिंग कंपनी कौन सी होगी? एच लिमिटेड विल बी द होल्डिंग कंपनी। आगे चलते हैं। असेट्स के अंदर हमें सब एस लिमिटेड की बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखा हुआ है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 30,000 रुपए। ये एक तरह की फिक्टिशियस असेट्स होती है, इट्स ए काइंड ऑफ लॉस जिसे अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया है। और इसके अलावा हमें करंट एसेट्स दी हुई है। करंट एसेट्स को अगर आप देखते हैं, स्टॉक, डेटर्स, बीआर एंड कैश एट बैंक, और टोटल इज 1295 एंड 6,20,000। एक चीज और, बैलेंस शीट की जो डेट हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो है 31 मार्च 2020। यानी कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की जो हमें बैलेंस शीट दी हुई है वो उसकी डेट है 31 मार्च 2020। अब इसके अलावा हमें तीन कुछ इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स ऑन 1 अगस्त 2019। एच लिमिटेड ने जो शेयर्स एक्वायर करा है वो 1 अगस्त 2019 को एक्वायर करा है। रिमेंबर, बैलेंस शीट दी हुई 31 मार्च 2020 को और शेयर्स एक्वायर्ड किए गए 1 अगस्त 2019 को। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा था अप्रैल 19 से और अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2020 को, और शेयर्स एक्वायर्ड किए गए 1 अगस्त 19 को। तो कितने महीने बाद शेयर्स एक्वायर्ड करें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ध्यान से सुनिए, अप्रैल 19 से ईयर स्टार्ट हुआ था और शेयर्स एक्वायर्ड किए गए 1 अगस्त 2019 को। अगर हम मंथ्स काउंट करते हैं तो ये आता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसका मतलब होल्डिंग कंपनी ने जो शेयर्स खरीदे हैं सब्सिडरी कंपनी के, वो 4 महीने बाद खरीदे हैं। तो जो 4 महीने का पीरियड, शुरू के जो 4 महीने का पीरियड है उसको एक तरीके से बोल सकते हैं अपन, इट्स कॉल्ड प्री एक्विजिशन पीरियड, और जो पीछे का 8 महीने का पीरियड है उसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। इसके अलावा हमें दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 19। एस लिमिटेड मतलब सब्सिडरी कंपनी के 1 अप्रैल 19 को कुछ क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं। एक तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिया हुआ है 7,000, एक हमें जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 20,000, यानी कि पीएनएल का ओपनिंग दिया हुआ है और जनरल रिजर्व का ओपनिंग दिया हुआ है। फिर एक थर्ड इंफॉर्मेशन और दी हुई है, एच लिमिटेड रीवैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड। मतलब एच लिमिटेड ने जब एस लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू किया तो उनकी रियल वैल्यू निकल के आई 3,30,000, 3,30,000, जबकि बैलेंस शीट में जो प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है वो 3 लाख रुपीस दी हुई है, यानी कि 30,000 ज्यादा उसकी वैल्यू आंकी गई है। इसी तरह स्टॉक, जब एच लिमिटेड ने स्टॉक वैल्यू किया एस लिमिटेड का तो उसकी कीमत निकल के आई 31,000, 31,000, जबकि जो स्टॉक दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें कितना, इट्स गिवन 40,000, 40,000, यानी कि उसकी कीमत 9,000 रुपए कम आकी गई है। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है, पूरा आपके सामने लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हमें वो 4 स्टेप्स जो मैंने डिस्कस करे थे,
सबसे पहला स्टेप होता है हमारा नेटवर्थ, वो निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वो सारे स्टेप्स एक एक करके निकालते जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप हमारा होता है वो होता है नेटवर्थ। तो देखिए हम लोग यहाँ पे निकालने जा रहे हैं नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अगस्त 2019। 1 अगस्त 2019 को हम एस लिमिटेड की नेटवर्थ निकालने जा रहे हैं। और नेटवर्थ का बेसिकली मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। जो शेयर होल्डर्स का पैसा है उसी को हम एक तरीके से बोलते हैं नेटवर्थ। सो नाउ चेक द सॉल्यूशन। शेयर कैपिटल, एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल हमें दी हुई है 4 लाख रुपए, तो ये हमने लिख दी 4 लाख रुपए। एक बात ध्यान रखना, हम नेटवर्थ निकाल रहे हैं 1 अगस्त 2019 को। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये जो बैलेंस शीट हमें दी हुई है ये तो 31 मार्च 2020 की दी हुई है। जब 31 मार्च 2020 की दी हुई है तो ये 1 अगस्त 19 की कैसे हो सकती है? तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे कि शेयर कैपिटल में इस साल कोई भी चेंज नहीं हुआ है, यानी कि जो 31 मार्च 2020 को शेयर कैपिटल थी वो की वही शेयर कैपिटल 1 अगस्त 2019 को थी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो शेयर कैपिटल आ गई हमारे यहाँ 4 लाख एस लिमिटेड की। शेयर कैपिटल के बाद हम लेते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमें बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है 24,000 रुपए 31 मार्च 2020 को, लेकिन नीचे इंफॉर्मेशन में हमें जनरल रिजर्व दिया हुआ है 20,000, यानी कि 1 अप्रैल को जनरल रिजर्व का बैलेंस हमें दिया हुआ है 20,000 रुपीस 1 अप्रैल को। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो 1 अप्रैल को बैलेंस था वो का वही बैलेंस 1 अगस्त को है, क्योंकि जनरल रिजर्व कभी भी बीच में क्रिएट नहीं होता है। अगर जनरल रिजर्व क्रिएट होगा तो वो ईयर एंड में होगा, यानी कि 1 अप्रैल को अगर जनरल रिजर्व 20,000 था तो इसका मतलब है 1 अगस्त 2019 को भी वो 20,000 रुपए ही था। तो शेयर कैपिटल आ चुकी है 4 लाख, जनरल रिजर्व लिख दिया अपन ने 20,000। अब हमें चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 1 अगस्त तक का। तो हमें 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस दिया हुआ है P&L का 7,000, ये लिख दिया हमने 7,000 रुपए का बैलेंस। एस लिमिटेड का साल के शुरुआत में हमें बैलेंस दिया हुआ है 7,000 रुपीस। अब बात आती है, तो ये तो साल के शुरुआत का बैलेंस है। अब बीच के जो 4 महीने हैं अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन 4 महीने का हमें प्रॉफिट और चाहिए कि एस लिमिटेड ने इन 4 महीनों में कितना प्रॉफिट कमाया था। तो इस 4 महीने के प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें मैक्सिमम टाइम पे एक मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, या ये कह सकते हैं एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा P&L का। तो एक बार इस मेमोरेंडम P&L को पहले चेक कर लीजिए, जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि इन 4 महीनों में कितना प्रॉफिट कमाया गया था। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जैसा कि पता है 7,000 दिया हुआ था। क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 60,000, दैट इज गिवन 60,000। हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन 60,000 रुपीस। ये जो हमें बैलेंस दिया हुआ है ये एस लिमिटेड का है, ये ध्यान रखना। हम अभी सब्सिडरी कंपनी का करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस 7,000 और क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 60,000। अब आप ये देखिए कि जनरल रिजर्व इस साल कुछ क्रिएट किया था। अगर आपको ध्यान हो, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था 20,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट के अंदर हमें दिया हुआ है वो है 24,000, यानी कि जनरल रिजर्व 20,000 से बढ़ के 24,000 हो गया, यानी कि इस साल 4,000 का जनरल रिजर्व हमने और क्रिएट करा है अपने P&L को कम करके। तो हमने ये भी मेंशन कर दिया टू जनरल रिजर्व, इस साल जो हमने 4,000 का जनरल रिजर्व क्रिएट किया। अगर आप टोटल लगाते हैं 60 प्लस 4 64, 64 में से 7,000 का ओपनिंग बैलेंस माइनस करा तो करंट ईयर का प्रॉफिट निकल के आ गया 57,000, यानी कि इस साल हमने 57,000 का प्रॉफिट कमाया था। एक बार दोबारा समझ लीजिए, करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक मेमोरेंडम P&L या एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा। इस साल अगर हमने कोई जनरल रिजर्व क्रिएट किया है, अगर क्रिएट किया है तो हमने 4,000 का जनरल रिजर्व क्रिएट किया, हमने मतलब सब्सिडरी कंपनी ने। तो 60 प्लस 4 64, 64 में से 7 माइनस करा तो बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट निकल के आ गया 57,000। ये पूरे 12 महीने का प्रॉफिट है। पर हमें 12 महीने का प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 अगस्त तक का प्रॉफिट, यानी कि अप टू 1 अगस्त 19 कितना प्रॉफिट था। तो हम कर देंगे 57,000 इंटू 4/12,
ये मान लेते हैं कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर महीने सेम रेट से प्रॉफिट कमाया जा रहा है। तो शुरू के जो 4 महीने का प्रॉफिट होगा वो होगा 57,000 इंटू 4/12 एंड दिस प्रॉफिट कम्स टू 19,000। सो रिमेंबर, दोबारा आ जाइए एक बार, शेयर कैपिटल 4 लाख, जनरल रिजर्व 20,000, प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस आ गया 7,000 और सब्सिडरी कंपनी ने शुरू के 4 महीने में प्रॉफिट अर्न करा था 19,000। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई किसी असेट्स का रीवैल्यूएशन करने पे क्या कोई हमें प्रॉफिट हुआ या कोई हमें लॉस हुआ। तो आपको ध्यान हो, प्लांट एंड मशीनरी की बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू दी गई थी 3 लाख रुपीस और उसकी जब दोबारा वैल्यू की गई तो वो वैल्यू आकी गई है 3,30,000, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 30,000 से इंक्रीज हो गई है। तो ये जो प्रॉफिट हुआ ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया, इन सबको हमने ऐड करा तो ये टोटल आ रहा है 4,76,000। अब हम इसमें से माइनस करेंगे अगर कोई लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन पे। तो अगर आपको ध्यान हो, स्टॉक जो बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक दिया हुआ था 40,000 रुपीस, उस स्टॉक की वैल्यू है 31,000, यानी कि 9,000 से हमारे स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है। उस लॉस को हमने नेटवर्थ निकालते समय माइनस कर दिया है। इसके अलावा बैलेंस शीट की असेट साइड में एक डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ था। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बेसिकली फिक्टिशियस एसेट्स, ये वो खर्चा था जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हो पाया, इट्स अ काइंड ऑफ लॉस। इसको भी हम नेटवर्थ निकालते समय क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरह से नेटवर्थ का टोटल आया 4,37,000। एंड नेटवर्थ जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो अब हम स्टेप 2 में कैलकुलेट करेंगे गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, जिसे हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। इस स्टेप को निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा शेयर इन नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। मतलब अभी हमने जो एस लिमिटेड की नेटवर्थ निकाली थी 4,37,000, उसमें हमें देखना पड़ेगा कि होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है। होल्डिंग कंपनी का शेयर डिपेंड करता है होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर्स खरीदे हैं। तो बैलेंस शीट में एक बार दोबारा देख लीजिए, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 30,000 शेयर्स खरीदे हैं, 30,000 शेयर्स आउट ऑफ 4 लाख शेयर कैपिटल। 4 लाख शेयर कैपिटल का मतलब 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 40,000, यानी कि सब्सिडरी कंपनी के टोटल 40,000 शेयर्स में से होल्डिंग कंपनी ने खरीदे हैं 30,000 शेयर। अगर आप इसका परसेंटेज निकालते हैं कि 30,000 शेयर्स खरीदे आउट ऑफ 40,000 into 100, तो दिस परसेंटेज कम्स टू 75%, यानी कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में 75% शेयर्स परचेज कर रखे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि जो नेटवर्थ हमने निकाली है वो है 4,37,000 और होल्डिंग कंपनी का उसमें जो हिस्सा बनता है वो है 75% एंड दिस फिगर कम्स टू 3,27,750। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन 30,000 शेयर्स को खरीदने के लिए होल्डिंग कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ये नॉर्मली बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ होता है। तो बैलेंस शीट के अंदर साफ लिखा हुआ है कि होल्डिंग कंपनी ने जो 30,000 शेयर्स खरीदे उसकी कॉस्ट है 3,10,000। तो 3,27,750 इज द शेयर इन द नेटवर्थ। इस शेयर को पाने के लिए होल्डिंग कंपनी ने जो मनी इन्वेस्ट करी है वो है 3,10,000, यानी कि देखा जाए तो होल्डिंग कंपनी को फायदा हो गया कि 3,27,750 की नेटवर्थ आ गई, बट पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा 3,10,000। तो ये जो फायदा हुआ है वो है 17,750, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अगर उल्टा होता, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता, तो इसे हम बोलते गुडविल, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास ये आ रही है कैपिटल रिजर्व। नाउ स्टेप 3, दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। Now question there again, what is minority interest? Minority का मतलब है वो परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल जो होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर नहीं करे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 75% शेयर्स खरीदे हैं, यानी कि 25% शेयर्स एक्वायर नहीं करे। तो जो 25% शेयर एक्वायर नहीं करे उन्हें ही हम बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर कैपिटल या माइनॉरिटी शेयर होल्डर या माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो हम उन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का हिस्सा निकाल रहे हैं कि उनका अब अपनी कंपनी के अंदर कितना हिस्सा बनता है।
सबसे पहले हम निकालेंगे शेयर इन नेटवर्थ। वो जो नेटवर्थ हमने कैलकुलेट करी थी वो देखो बार बार उसकी हमें जरूरत पड़ रही है, और वो अमाउंट था 4,37,000। उस 437 में इनका हिस्सा बनता है 25%, एंड दैट कम्स टू 109,250। इसके अलावा उन ये जो 25% जो माइनॉरिटीज हैं इनका कंपनी के प्रॉफिट में भी हिस्सा बनता है। और कौन से प्रॉफिट? 8 महीने यानी कि पीछे के, जिस दिन हमने शेयर एक्वायर करा है उसके बाद वाले प्रॉफिट। अब आप बोल सकते हैं कि सर पहले वाले प्रॉफिट में हिस्सा क्यों नहीं बनता? पहले वाले प्रॉफिट को हम ऑलरेडी किस में ऐड कर चुके हैं? नेटवर्थ के अंदर, यानी कि शुरू के 4 महीने का प्रॉफिट नेटवर्थ में जुड़ा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली उनको मिल ही गया है। तो अब हम बात करेंगे कि जो 25% माइनॉरिटीज है उनको हम हिस्सा देंगे कौन से प्रॉफिट में? पीछे के 8 महीने में, यानी कि 1 अगस्त के बाद वाले प्रॉफिट में। तो 57,000 था साल भर का प्रॉफिट, इंटू 8/12, इससे 8 महीने का प्रॉफिट आ गया, और माइनॉरिटी का इसमें हिस्सा बनता है 25%, और ये फिगर निकल के आता है 9,500, एंड टोटल कम्स टू 1,18,750। तो दोबारा समझ लीजिए, माइनॉरिटी का 2 चीजों में हिस्सा बना, एक तो नेटवर्थ में, और एक जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने शेयर्स खरीदे हैं उसके बाद वाले प्रॉफिट में उनका हिस्सा बनेगा। वो हमने कैलकुलेट इस तरह से करा, और टोटल हो गया 1,18,750। नाउ स्टेप 4, लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेटमेंट शोइंग कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे? होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट्स को दोनों को मर्ज करेंगे। सबसे पहले हमें होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट्स देखने पड़ेंगे। होल्डिंग कंपनी के ईयर एंड पे हमें प्रॉफिट दे रखे हैं 90,000। ये होल्डिंग कंपनी का कंप्लीट प्रॉफिट है, ईयर एंड का प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट में ऐड करेंगे बाद वाला प्रॉफिट, 1 अगस्त के बाद वाला प्रॉफिट। तो 57,000 साल भर का प्रॉफिट था, इंटू 8/12, और होल्डिंग कंपनी का इस प्रॉफिट में हिस्सा बनता है 75%, क्योंकि 25% प्रॉफिट हम किसको दे चुके हैं? माइनॉरिटीज को। तो जो बचा हुआ 75% है वो उस पे हिस्सा होल्डिंग कंपनी का है। सो 57,000 into 8/12 into 75%, this figure comes to 28,500। अब फिर वही क्वेश्चन आएगा कि हम सिर्फ बाद के 8 महीने का प्रॉफिट ही क्यों दे रहे हैं, शुरू के 4 महीने का प्रॉफिट क्यों नहीं दे रहे? तो शुरू के 4 महीने का प्रॉफिट हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो प्रॉफिट ऑल नेटवर्थ में जुड़ चुका है, राइट? तो 57,000 into 8/12 into 75%, 28,500, और टोटल हो गया 1,18,500, 1,18,500। तो इस तरह से हमने 4 स्टेप्स कैलकुलेट करे। सबसे पहले हमने निकाली नेटवर्थ, नेटवर्थ के बाद हमने निकाला गुडविल या कैपिटल रिजर्व, जिसे हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं, फिर हमने निकाला माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और फिर हमने निकाला कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। चारों स्टेप्स देखने के बाद अब हम तैयार करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, हर आइटम, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के हर आइटम को हमें जोड़ के दिखाना होता है, सिवाय शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड P&L, क्योंकि P&L अपन ऑलरेडी वर्किंग नोट में तैयार कर चुके हैं एज ए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, और बाकी जितने भी आइटम्स हैं हमें जोड़ के दिखाना है। तो वापस सुन लीजिए, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की जो 2 अलग अलग बैलेंस शीट दी हुई है उनका हर एक आइटम आपस में ऐड किया जाएगा, सिर्फ शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और P&L, इन 3 आइटम को आप इग्नोर करके चलेंगे। देखिए, शेयर कैपिटल, हमें होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल दी हुई है 10 लाख, और सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल दी हुई है 4 लाख, दैट इज 4 लाख रुपीस। अगर हम ऐड करके दिखाते तो ये फिगर आना चाहिए था 14 लाख, पर मैंने जैसा कि बोला सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल हमें नहीं लेनी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, तो सिर्फ हमें होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल दिखानी है, और वो आ गई है कितनी? 10 लाख। अब बात करते हैं जनरल रिजर्व, सिर्फ हमें होल्डिंग कंपनी का दिखाना है, ये आ गया कितना? 60,000। अब हम देखते हैं P&L। P&L हम ऑलरेडी ऐड करके दिखा चुके हैं, यानी कि हमने एक वर्किंग नोट तैयार करा था कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का, जो अपना 4th वर्किंग नोट था, उस 4th वर्किंग नोट के हिसाब से हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकल के आया था 1,18,500। अब उसके बाद हमने आइटम और दिखाया यहाँ पे कैपिटल रिजर्व। अगर आपको ध्यान है, जो हमारा स्टेप 2 था, स्टेप 2 में हमने गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करा था, तो हमारे क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व निकल के आया था 17,750 रुपए। इसके बाद अब हमें दिखाना है नंबर 2 पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज 1,18,750।
दैट इज 1,18,750। ये लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि जो 25% शेयर होल्डर नई कंपनी में मतलब एक तरीके से जो होल्डिंग कंपनी ने जिनको अक्वायर नहीं करा पर है तो वो शेयर होल्डर, तो एक तरीके से कंसोलिडेटेड ग्रुप के लिए वो एक लायबिलिटी तो मानी ही जाएगी एंड दैट इज 1,18,750। इसके बाद फिर नंबर 3 पे हम दिखा रहे हैं करंट लायबिलिटीज। अगर आप करंट लायबिलिटीज को देखते हैं तो क्रेडिटर्स है 95 और एच लिमिटेड का, और सब्सिडरी कंपनी का है 80,000। दोनों को ऐड कर लीजिए, 95 प्लस 80,000, दिस फिगर कम्स टू 1,75,000। इसी तरह बीपी को ऐड कर लीजिए, 50,000 प्लस 56,000, दिस इज 1,06,000 और ये टोटल हो जाएगा 15,96,000। ऐसे ही हम असेट्स को मर्ज करते जाते हैं। असेट्स को देखते हैं, पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, इट्स 2 लाख एंड 120, 2 लाख एंड 120, दिस टोटल कम्स टू 320। प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख एंड 3 लाख, दिस टोटल कम्स टू 8 लाख। लेकिन अब हमने यहाँ पे 8 लाख की जगह 830 क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो एक इंफॉर्मेशन हमें दी हुई थी कि 3 लाख की प्लांट एंड मशीनरी की जो रीवैल्यूड प्राइस है वो है 3,30,000, यानी कि सब्सिडरी कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को हमने 30,000 से बढ़ाया था। तो 5 प्लस 3 दिस इज 8 लाख और 30,000 से उसकी रिवैल्यूड प्राइस जो मार्केट प्राइस ज्यादा थी तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आइटम है गुडविल, इट्स 60 प्लस 40, 60 प्लस 40 टोटल कम्स टू 1 लाख। अब हम आते हैं करंट असेट्स में। करंट असेट्स में स्टॉक हमें दिया हुआ है 85 प्लस 40, तो 85 प्लस 40 इट्स टोटल कम्स टू 1,25,000, बट हमने 125 नहीं लिखा है, यहाँ पे 1,16,000 लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो इंफॉर्मेशन में एक पॉइंट लिखा हुआ था कि 40,000 के स्टॉक की जो कीमत है वो 31,000 है, यानी कि 9,000 से कम करनी है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये आया 125 और 9,000 से हमें स्टॉक को कम करना था, तो इस तरह से निकल के आ गया 1,16,000। अब आते हैं डेटर, 130 प्लस 60 इट्स 190, BR 20 प्लस 0 इट्स 20, कैश एट बैंक 10 प्लस 10 20,000, और इस तरह से टोटल आ जाएगा 15,96,000। एक आइटम हमने असेट्स का कंसीडर नहीं करा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में 3,10,000 रुपए के शेयर्स परचेज करे थे, बट इसको हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं दिखाया है। इसका लॉजिक समझ लीजिए, जब हमने शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व को जोड़ा था या P&L को जोड़ा था, तब आपको पता होना चाहिए, जब दिखाया था यहाँ पे तब हमने इन दोनों आइटम्स मतलब शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल नहीं जोड़ा, जनरल रिजर्व में जनरल रिजर्व नहीं जोड़ा, P&L में P&L नहीं जोड़ा। इन तीनों आइटम की जगह ये जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये हम नहीं दिखा रहे, मतलब इधर हमने सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं दिखाया, इसी तरह हमने होल्डिंग कंपनी का क्या नहीं दिखाया, इन्वेस्टमेंट। ये आइटम आपस में क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्रॉस हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस नहीं दिखानी है अपने को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। इसी तरह होल्डिंग कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर्स खरीदे हैं वो आपको नहीं दिखाना है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने बहुत कुछ समझने की कोशिश करी, चारों स्टेप्स कैसे निकाले जाते हैं पहले, उसके बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है। आई होप ये सब चीज आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।